चलिए आज जो है हम इतिहास में शक वंश के बारे में जानने वाले हैं। भारत में यूनानियों के बाद शक आए। शक के बाद पहलव के बाद कुषाण। भारत में यूनानियों के बाद शक आए और शक मूलतः मध्य एशिया से आए। शक कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। शक चारागाह के खोज के लिए आए। शक भारत में इसलिए आए थे क्योंकि चारागाह की खोज में भारत आए थे। भारतीय साहित्य में इन्हें सिथियन कहा गया। शक को जो है भारतीय साहित्य में सिथियन कहा गया। शक को भारतीय साहित्य में सिथियन कहा गया। चीनी साहित्य में शकों को सई या शैवांग कहा गया। चीनी साहित्य में शकों को सई या शैवांग कहा गया। चीनी साहित्य में शकों को शैवांग कहा गया। डेरियस के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में शक का उल्लेख मिलता है। शक का उल्लेख कहाँ मिलता है? डेरियस के द्वारा लिखा गया अभिलेख नक्श ए रुस्तम में। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शक का उल्लेख कहाँ मिलता है? कौन सा अभिलेख में शकों का अभिलेख मिलता है? तो नक्श ए रुस्तम किसका अभिलेख है? डेरियस का अभिलेख। उज्जैन का एक स्थानीय राजा ने 58 ईस्वी पूर्व में पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यानी कि उज्जैन के एक स्थानीय राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को 58 ईस्वी में पराजित करके विक्रमादित्य को उपाधि धारण की। शकों ने भारत के सत्ता शासन के 5 केंद्र की स्थापना की। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था और यह संस्कृत के प्रेमी था। और रुद्रदामन प्रथम जो था उस संस्कृत के ज्ञाता था, प्रेमी था। चांदी के सिक्के शक शासकों की विशेषता थी। मतलब शक शासकों ने चांदी के सिक्के चलाए थे। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत, जब शकों पर जो विजय प्राप्त कर लिया गया था तब एक संवत चलाया गया था जिसका नाम था विक्रम संवत। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख है। संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। भारत में पहला पल्लव शासक माउंस था, जो कि 90 ईस्वी पूर्व से 70 ईस्वी पूर्व तक शासन काल रहा था। भारत का पहला पल्लव शासक माउस था। भारत में पहला पल्लव शासक माउस था जिनका मूल स्थान ईरान था। यानी कि जिसका मूल स्थान पल्लव शासकों का मूल स्थान जो था ईरान था। पल्लव शासकों का मूल स्थान ईरान था। अब चलते हम देखते हैं कुषाण वंश। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसस ने 15 ईस्वी में की। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसस ने 15 ईस्वी में की। चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण मध्य एशिया यूचू कबीला से थे। चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण मध्य एशिया के यूची कबीला से थे। कुजुल कटफिसस के बाद भीम कटफिसस राजा बने। यानी कि कुजुल कटफिसस जो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसस ने किया था, इसके बाद बिंड कटफिसस राजा बने। जब बिंड कटफिसस राजा बने इन्होंने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे। जब भीम कटफिसस राजा बने सोने व तांबे के सिक्के जारी किए। भीम कटफिसस शिव का अनुयायी था। भीम कटफिसस शिव का अनुयायी था। भीम कटफिसस शिव का अनुयायी था, यानी कि शिव को मानते थे। भीम कटफिसस जो था शिव के अनुयायी था। इसके सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी, डमरू
चित्र मिलते हैं। भीमकट भी शिव का अनुयायी था, तो इसीलिए जो है अपने सिक्के पर शिव के डमरू, त्रिशूल, नंदी का चित्र मिलते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कोई था तो कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ, यानी कि 78 ईस्वी में कनिष्क का जो है राज्याभिषेक हुआ था। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ तथा 78 ईस्वी में ही एक शक संवत चलाया, जबकि हम लोग आगे पहले बात किए थे 58 ईस्वी पूर्व में 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था, जबकि 78 ईस्वी पूर्व में शक संवत का आरंभ कनिष्क के द्वारा किया गया था। उसकी राज्याभिषेक 78 ईस्वी में ही शक संवत आरंभ किया गया। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार इसने कश्मीर पर आक्रमण किया। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार, कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी, इसमें कहा गया कि कनिष्क जो था कश्मीर पर आक्रमण किया और वहाँ कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। यानी कि राजतरंगिणी के द्वारा, कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी में कहा गया कि कनिष्क ने कश्मीर पर आक्रमण किया और वहाँ कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कनिष्क ने चीन में हान राजवंश के राजा हान ही हो तो से युद्ध किया और दूसरी प्रयास में उसे हराया था। यानी कि चीन में जो हान वंश चल रहा था उस समय वहाँ का राजा हान ही तो को हराया था। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। इसने चौथी बौद्ध संगीति ईस्वी में शासन काल में कुंडलवन, यानी कि चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, इसी के शासन काल में। कुंडलवन कश्मीर में जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। चौथी बौद्ध संगीति अध्यक्षता कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। कनिष्क के सिक्के पर ईरानी और यूनानी भाषा में थे। मतलब कनिष्क के सिक्के में जो लिखे हुए थे ईरानी और यूनानी भाषा में। कनिष्क के सिक्के पर ईरानी और यूनानी भाषा में लिखे थे। कनिष्क के सिक्के पर ईरानी और यूनानी भाषा में लिखे थे। कनिष्क के सिक्के पर ईरानी और यूनानी भाषा में लिखे थे। कुषाण ने सोने के सर्वाधिक सिक्के, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो था कुषाणों ने जारी किया था। सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का कुषाणों ने जारी किया, जबकि शुद्ध सोना का सिक्का तो गुप्त काल में जारी। शुद्ध सोना का सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का तो कनिष्क कुषाण वंश ने, लेकिन सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना का सिक्का तो गुप्त वंश ने जारी किया था। कनिष्क के सिक्के पर ईरानी और यूनानी भाषा में थे। यानी कनिष्क के सिक्के पर जो लिखा हुआ था ईरानी और यूनानी भाषा में। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक अश्वघोष रहा करता था। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक अश्वघोष रहा करता था, जिन्होंने अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार की रचना की। अश्वघोष ने जो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहा करता था, कनिष्क के राजकवि था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार की रचना की थी। द्वैत शासन की अवधारणा सर्वप्रथम कुषाण वंश ने अवगत कराया। द्वैत शासन की अवधारणा सर्वप्रथम कुषाण वंश ने अवगत कराया था। द्वैत शासन की अवधारणा सर्वप्रथम कुषाण वंश ने अवगत कराया। इनकी द्वैत शासन की अवधारणा सर्वप्रथम कुषाण वंश ने अवगत कराया था। कनिष्क भारत का प्रथम शासक था जिसने बुद्ध की आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे। भारत का कांट मिल्टन वाल्टेयर
के नाम से अश्वघोष को जाना जाता है? भारत का कांट मिल्टन वाल्टियर, भारत का कांट मिल्टन वाल्टियर, भारत का कांट मिल्टन वाल्टियर के नाम से अश्वघोष को जाना जाता है? भारत के कांट मिल्टन वाल्टियर के नाम से अश्वघोष को जाना जाता है? भारत के कांट मिल्टन वाल्टियर के नाम से अश्वघोष को जाना जाता है? भारत के कांट मिल्टन वाल्टियर के नाम से अश्वघोष को जाना जाता है? भारत में गांधार शैली का प्रचलन कुषाण वंशों ने किया? भारत में गांधार शैली का प्रचलन कुषाण वंशों ने किया? तो भारत में गांधार शैली का प्रचलन कुषाण वंश, यानी कि बुद्ध के सबसे ज़्यादा वे मूर्ति गांधार शैली में बना था। भारत में गांधार शैली का प्रचलन कुषाण वंशों ने किया था। इसे इंडो ग्रीक शैली के नाम से, गांधार शैली को इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता है। गांधार शैली को इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन नागा अर्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, नागा अर्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। नागा अर्जुन ने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा। नागा अर्जुन ने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा तथा नागा अर्जुन एक दार्शनिक भी थे। नागा अर्जुन एक दार्शनिक भी थे। शून्यवाद का प्रतिपादक किया था और शून्यवाद का प्रतिपादक किया, इसलिए नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इसलिए नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और नागा अर्जुन का ग्रंथ का नाम है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र। शून्यवाद का प्रतिपादक भी नागा अर्जुन ने, इसलिए नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। कनिष्क का राजवेद चरक था। कनिष्क का राजवेद चरक, यानी इसके राजवेद कौन था? चरक। जिसने चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। विभाष शास्त्र की रचना वसुमित्र ने की। विभाष शास्त्र की रचना वसुमित्र ने की। और बौद्ध धर्म का विश्वकोश विभाष शास्त्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विभाष सूत्र की रचना, विभाष सूत्र, विभाष वसे वसुमित्र। बौद्ध धर्म का विश्वकोश विभाष सूत्र को कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगाने वाला समय की गणना करने वाला भारतीय खगोल शास्त्री भास्कराचार्य थे। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। हुइस्का कनिष्क के उत्तराधिकारी बने थे। हुइस्का कनिष्क के उत्तराधिकारी थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वासुदेव शिवमतानुयायी था। वासुदेव प्रथम कनिष्क द्वितीय, वशिष्ठ कनिष्क तृतीय, हुइस्का आदि कुषाण वंश के शासक थे। कनिष्क तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना, कनिष्क ने तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना की थी। कनिष्क ने तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना की थी। कुषाण में मृत शासकों की मूर्तियों का मंदिर रखा जाता था। कुषाण में मृत शासकों को जो मर गया था उसका मूर्ति जो था कुषाणों में रखा जाता था। कुषाणों में मृत शासकों की मूर्ति को जो है मंदिर में रखा जाता था। कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियों को मंदिर में रखा जाता था। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था, जिसमें रेशम मार्ग क्वेश्चन बहुत आता है कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला प्रथम शासक कुषाण थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला प्रथम शासक, सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण थे। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। इसी समय वास्तुकला का क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ, यानी कि कुषाण के शासन काल में वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्ति का निर्माण गांधार कला के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक बुद्ध का मूर्ति का निर्माण गांधार कला के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार कला के अंतर्गत हुआ और गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है, जो कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी तक्षशिला रहा। कनिष्क के काल में मथुरा शैली का भी विकास हुआ। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में। कुषाण काल में सर्वाधिक मूर्ति जो था मथुरा शैलियों में बनाया गया था। भारत में इथोपिया से हाथी
दांत व सोना आता था। भारत में इथोपिया से हाथी दांत व सोना आता था। भारत में इथोपिया से हाथी दांत व सोना आता था। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को देखने में अच्छा लगा तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी आई है, इसलिए इसको एक पहले सुनना है, फिर जो है बाद में से नोट डाउन करना है। थैंक यू।